आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसे अपने पास्ट से रिलेट करते हैं? इट हैज लॉट टू डू व्हाट यू योर पीपल कैन अचीव। पोस्ट मॉडर्निज्म पीएसआर में एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसमें पावर के कॉन्सेप्ट में हम ये चीज जानते हैं, यानी कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं है, शक्ति केवल आपकी आर्थिक ताकत में नहीं है, शक्ति इस बात में भी है कि आप कौन से एस्पेक्ट्स में प्राउड करते हैं, कौन से एस्पेक्ट में दुनिया अगर आपको बता रही है, वेस्टर्न नेशंस अगर आपको बता रहे हैं अरे ये तो छोड़ देना चाहिए आपको, तो आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो छोड़ देना चाहिए। यानी कि इसमें एक डीपर लिंक है। यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना ने एक बड़ी डिबेट शुरू करी है। यहां पर शी जिनपिंग का कहना है कि इंडिया जरा देखो, हमारे और आपके बीच में जो गैप रहा ना, उसमें ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स जिम्मेदार थे, और जब आप आजाद हुए ना तो उसके बाद भी ये यूएस लेड ऑर्डर, इसने हमारी सिविलाइजेशनल जो एक एसेंस है जिसमें हमें प्राउड होना चाहिए, उसको कमजोर करने की कोशिश की है, जिससे कि हमको कंट्रोल किया जा सके। इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन, उनका कहना था कि चाइना एक्सपेंशनिस्ट पावर इस वजह से रहेगा क्योंकि चाइना ने एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन देखी है, जहां पर चाइना पर एक तरफ से जापान उसको वीक कर रहा था, तो दूसरी तरफ से यानी कि सदर्न साइड से ये ब्रिटिश इंपीरियल पावर्स ओपियम वॉर, ओपियम बेचकर, अफीम बेचकर, जिसकी खेती भारत में हो रही है, उसको वहां पर बेच रहे हैं, वहां से पोर्सलिन, सिल्क, चाय ले रहे हैं और उनके देश के लोगों को जानबूझकर वीक कर रहे हैं। अगर वही की किंग डायनेस्टी अपने गवर्नर को भेजती है आज जहां पर आप देखते हैं ग्वांगझाओ रीजन, हांगकांग रीजन, कि भाई हमारे लोगों को आप अफीम क्यों बेच रहे हैं, इससे तो लोग कमजोर हो जाएंगे, तो ऐसे में उन्हीं पर अटैक कर दिया जाता है, उन्हीं को वीक कर दिया जाता है। तो एक तरीके से आपके देश को वीकन किया गया है। इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको मिलने वाली हैं, जैसे थुसाइडिस, इसकी इंसाइट, मतलब थुसाइडिस एक एंशिएंट स्कॉलर हुए, उनका कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग शैल डू व्हाट दे कैन, स्ट्रॉन्ग वो करेगा जो वो कर सकता है, एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे शुड, और जो कमजोर है उसको तो वो सहना पड़ेगा क्योंकि वो कमजोर है। इसी तरीके से दुनिया चलती है, ये थुसाइडिस कह रहे थे। आपको नहीं लगता कि चाइना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ? अगर चाइना का सेंट्रल गवर्नमेंट वीक था, चाइना एक समय पर वॉरिंग स्टेट्स था, मतलब आपस में लड़ रहे हैं, सिविल वॉर जैसी कंडीशन है, तो बाहरी ताकतें फायदा उठाएंगी कि नहीं उठाएंगी? अगर चाइना की सिविलाइजेशन को वीक करने की कोशिश की गई तो जाहिर सी बात है उसका भी फायदा दूसरे लोग उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि सर, वर्ल्ड इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय मनी एंड वेपन, देन व्हाट is the importance of this dialogue of civilization which Mr. Xi Jinping was referring in recent BRICS summit, जो अभी रशिया में हुई, कजन में? ऐसा वो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए 1945 ऑनवर्ड्स जो मैं कहता हूं लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें लिबरल वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, लिबरल। और लिबरल केवल एक पॉलिटिकल शब्द नहीं है, केवल इकोनॉमिक शब्द नहीं है, ये कल्चरल वर्ड भी है। अगर आप लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आप पॉलिटिकली भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इससे थोड़ा पहले लेकर चलूं आपको, ब्रिटिश टाइम में जाइए। ब्रिटिशर्स ने हम पर जब कंट्रोल किया तो कैसी थ्योरीज के इस्तेमाल से किया? व्हाइट मेंस बर्डन, अरे हम तो आ गए यहां पर तो इस वजह से आ गए क्योंकि आपका उद्धार करना है। आप और हम जिस समय में पैदा हुए तो हमारे पास ऐसी बुक्स, ऐसे एनालिसिस मौजूद थे जिसमें कि क्रिटिक मौजूद है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को वीक किया, इंडिया के कल्चर पर भी अटेम्प्ट किए। बाकायदा ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स रखे जाते थे कि आप इंडिया की हिस्ट्री को इंटरप्रेट करो और ऐसे इनकी हिस्ट्री को, इनकी सिविलाइजेशन को इंटरप्रेट करो जिससे कि वर्ड्स लाइक वीक, मीक, फेमिनाइन, चाइल्डिश, हालांकि फेमिनाइन का मतलब वीक नहीं होता, फेमिनाइन अपने आप में फोर्स है, लेकिन ब्रिटिश स्कॉलर्स यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक बार्बरिक, वीक, चाइल्डिश, ये इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन हिस्ट्री के लिए यूज किए गए। और आप ईमानदारी से बताइए, बचपन में क्या आपने नहीं सुना ये बात कॉमन कि इंडिया में तो राजा आपस में लड़ते रहते थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे, लड़ते रहते थे राजा, फिर ब्रिटिशर्स आ गए थे? क्या इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री की जो अदर लेयर्स हैं, क्या आपको नहीं लगता उससे इंडिया लेस एक्सपोज्ड रहा?
वो इस वजह से क्योंकि आपको जो हिस्ट्री बताई गई, आपको अपने कल्चर के बारे में जो बताया गया, कुछ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स द्वारा बताया गया। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स जो ब्रिटिशर्स हायर करते थे कि भाई यू हैव टू इंटरप्रेट देयर कल्चर, यू हैव टू स्टडी देयर लैंग्वेज, यू हैव टू स्टडी देयर स्क्रिप्चर्स सो दैट यू कैन इंटरप्रेट देम। तो अगर वीकनेस ही बताई जाएगी सेलेक्टिव, अब ये नहीं कह सकते आप कि भाई आपकी हिस्ट्री में कुछ बुरा नहीं था। अरे बुरा तो हर एक समाज में होता, हर एक समाज ऐसे ही इवॉल्व होता है, लेकिन दुनिया देखती वो है कि अगर आपने 5 चीजें पिक करी कि यार देखो ये तुम्हारे सिविलाइजेशन में, तुम्हारी हिस्ट्री में भी खराब चीजें थी, और देखो आज के टाइम पर भी कोई इसको सही बता सकता है कि आपको लगा यार बिल्कुल खराब चीजें थी, राइट? सती प्रथा यार खराब थी, विडो रीमैरिज देखो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखो, यही दिख रहा है। अरे भाई आपको 4 या 5 चीजें दिखा दी तो पूरी पिक्चर थोड़ी ना है, पूरी पिक्चर नहीं दिखाई गई। शी जिनपिंग यही बात कह रहे हैं, और यहां पर मोदी जो गवर्नमेंट है प्रेजेंटली, वो भी इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही। तो एक तरीके से कन्वर्जेंस दिख रहा है कि भाई दिस इज अ टाइम, दिस टाइम इज टू रिवाइव द एसेंस, द पावर ऑफ आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड एक्चुअली इंटरलिंक ईच अदर। यहां पर एक वर्ड पॉपुलर हो रहा है, जिलाइजेशन। आप कहेंगे ये क्या है? क्योंकि एक्चुअली शी जिनपिंग इनवाइट कर रहे हैं एशियन इकोनॉमीज को, एशियन कंट्रीज को, और कह रहे हैं कि अपना सिविलाइजेशनल डायलॉग रखो। वो कह रहे हैं कि सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस डज नॉट मीन कॉन्फ्लिक्ट। इनका यह मानना है कि देखो जो वेस्ट है ना, उसने अपने आप को दूसरों पर थोपने की कोशिश करी है। उनके स्कॉलर्स ने जानबूझकर ऐसे इंटरप्रेट किया है कि देखो उनके खान पान, रहन सहन, बोलचाल, इकोनॉमी, पॉलिटी यही बेस्ट है, उनकी लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी वही बेस्ट है। अगर आपके यहां लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है तो एक तरीके से आप वीक हुए। भाई क्यों वीक हुए? ये आपका तरीका है, आपके लिए वर्क कर रहा है, जरूरी थोड़ा ना सब जगह वर्क कर जाए, है कि नहीं? और बकायदा ऐसी थ्योरीज बनाई हुई हैं जो मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाता हूं, कि जैसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, कि भाई अगर दुनिया में जगह जगह डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई ना, जैसे कि यूएसए में है, इस चाइनीज सिविलाइजेशन और अदर जो सिविलाइजेशन है उन सब में अगर उनका पॉलिटिकल सिस्टम किसी और तौर तरीके की गवर्नेंस या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के लिए सही बैठता है, उसको हटाओ, अपने तरीके लाओ। क्योंकि जब कॉमननेस होगी, पॉलिटिकल सिस्टम सेम होंगे, तो रिश्ते बेहतर होने के चांस बन जाएंगे। तो बाकायदा ऐसी थ्योरीज बनाई गई, ऐसी थ्योरी बनाएगी हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। और आज इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, ये सब इसी बात को तो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आपके तरीके ही क्यों बेस्ट हो। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी देखिए क्या कह रही है, भाई एक हेजेमोन दुनिया में जरूरी है, उसके बाद ही दुनिया स्टेबल रह सकती है। अब ये जो बैकग्राउंड आपको समझ में आया, अब देखिए यहां पर रीसेंट समिट में वो क्या कह रहे हैं। यहां पर इंडिया और शी जिनपिंग, मतलब इंडिया एंड पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग, यहां पर 3 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं कि देखो हमें आपस में ना कोऑपरेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे जो आज के डेवलपमेंटल एस्पिरेशन है, ये एक मौका है इतिहास का जिस पर इंडिया और चाइना आज खड़े हैं। अगर ये मिस हो गया तो मौका दोबारा आने में समय लग जाएगा बहुत ज्यादा, और ये वेस्टर्न कंट्रीज यही नहीं चाहते। हमें अपने सिविलाइजेशन लिंकेज को रिवाइव करना होगा, इस बेसिस पर हम आपस में कोऑपरेट भी करेंगे और नए तरीकों के लिए भी एग्री होंगे, राइट? अब जरा आप कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं सर, कॉलोनियल टाइम में ठीक है बाउंड्री बन गई, लेकिन आप ये देखिए ना, अभी भी तो इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे बड़ा इशू है। अगर जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा तो कैसे हम इंडिया चाइना के बीच में कोऑपरेशन या फिर एशियन सेंचुरी के बारे में सोच सकते हैं? आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए ऐसा करते हैं कि पहले चाइनीज पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि भाई वो कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी और दूसरी पार्टी का उसी चीज के लिए नजरिया अलग अलग होता है, और जब तक आप दूसरे के नजरियों को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने नजरिए के हिसाब से भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। फिर तो ये वाली बात हो जाएगी आप अपनी बात गाए जा रहे हैं, नहीं, आपको दूसरे की भी जाननी पड़ेगी जिससे फिर आप बीच में कोई नेगोशिएशन का पॉइंट ला सकें। तो देखिए इनका क्या कहना है। चाइना कहता है कि जो ये मैकमोहन लाइन है, यानी कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में डिक्लेयर हुआ, चाइना कहता है हम तो जी कॉलोनियल एम्पायर को मानते ही नहीं, तो इन्होंने जो बॉर्डर बनाया हम उसको भी नहीं मानते। इसमें आइडियोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि यहां पर सरकार बनी कम्युनिस्ट की, और कम्युनिस्ट का मानना है कि भाई कम्युनिस्ट कहता है कि ये जो कॉलोनियल पावर है ना, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई वैध गवर्नमेंट नहीं है जो ब्रिटिश इंडिया जो इंडिया पर राज कर रहा था, ये तो एक्सटेंशन ऑफ कैपिटलिज्म है।
जब ये ब्रिटेन जो वहां पर है, मतलब यूरोप में है, जब उनको जरूरत पड़ी कि अपना पैसा बढ़ाना है तो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए यहां पर भेज दिया। अब इस एरिया को कंट्रोल करने लग गए। तो इनके पास कैसे लेजिटिमेट यानी कि राइट्स हुए कि ये बॉर्डर तक डिसाइड कर दे। तो एक आइडियोलॉजिकल रीजन है इनके पास कि इस वजह से हम तो करते हैं रिजेक्ट। ठीक है, इसमें वाक्य बताता हूं आपको। 1914 शिमला समिट। शिमला में ब्रिटिश, तिब्बत और चाइनीज तीनों अथॉरिटीज मिलती हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स इनवाइट करते हैं तिब्बत से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाइना से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को। 1914 की बात कर रहा हूं, यह समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण, क्योंकि उस समय चाइना में क्या चल रहा था, 1911 1912 चाइना में चल रहा था एक पॉपुलर रिवॉल्यूशन, यानी कि उस समय की जो सरकार थी, किंग, वो वीक हो रही थी। अब एक नए रेजिस्टेंस वाले लीडर्स उभर कर आ रहे थे। तो आप कह सकते हैं चाइना इटसेल्फ वाज इन टर्मोइल। तो ऐसे में जहां पर आप बीजिंग है, जिसको हम कहते हैं चाइना प्रॉपर, ये वाला रीजन, तो उसके आउटस्कर्ट पे पड़ गया भाई, ये तो बिल्कुल वेस्ट में पड़ गया तिब्बत। तो तिब्बत में अपनी स्वायत्त सरकार चल रही थी, मतलब अपनी ऑटोनॉमी की गवर्नमेंट चल रही थी। तो ब्रिटिशर ने कहा यार तिब्बत, तुम तो यार आजाद लोग हो। तिब्बत कह रहा है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, हम आजाद हैं। और ब्रिटिश कह रहा है ये जो चाइना है, चाइना में चल रही है दिक्कत, चलो ऐसा करते हैं इनको ही बुला लेते हैं। तीनों मिलते हैं 1914 में, और चलो हमारे और आपके बीच का जो बॉर्डर है उस पर फाइनलाइजेशन कर लेते हैं। एंड तिब्बत वाज लाइक, जब आप कह ही रहे हो कि हम आजाद हैं, हम अलग हैं, तो आप चाइना को क्यों बीच में बुला रहे हो भाई? चाइना तो अलग है हमसे। तो ब्रिटिश और तिब्बत के बीच के बॉर्डर में चाइना कहां से आ गया? आपको बता दूं, अगर हम तिब्बत जो एज इट इज था, अगर वो ऐसी रहता एज अ बफर, तो चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं होना था इंडिया का। तो तिब्बत वाज लाइक कि भाई इसमें कुछ चाल तो नहीं है, चाइना को क्यों बुला रहे हैं? लेकिन ब्रिटिशर्स का मानना था क्योंकि एक समय पर चाइना ने अपना एक्सपेंशन करके तिब्बत को कंट्रोल किया, तो चलो भाई उनको ही बुला लेते हैं, जिससे कि बीच में सलाह मशवरा करके एक जो लाइन डिसाइड हो जाएगी तो आगे का फ्यूचर जो है वो सेटल रहेगा। ऐसा इन्होंने सोचा। अब चाइना को समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत बड़ी चाल है ब्रिटिशर्स की, ये तो एक तरीके से चाइना को तोड़ना चाह रहे हैं। यहां पर तिब्बत अलग हो जाएगा, तिब्बत खाम अमडो, अब ऐसे डिवाइडेड, तो ये पूरा तिब्बत है, ये है इसके ऊपर वाला एरिया जिंगजैंग रीजन। तो इनको लगा कि यार यानी कि तो चाइना को यहां तक लिमिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाले रीजन को कह देंगे तो इनर मंगोलिया का है। तो चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम पर वीक है, तो मौका देखकर ब्रिटिशर्स ये इन्विटेशन दे रहे हैं जिससे कि चाइना को तोड़ा जा सके, कैटिपुलेट मतलब तोड़ा जा सके इजीली। चाइना ने कहा हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, अभी देश टर्मोइल में है लेकिन होने नहीं देंगे। तो उसमें जैसे ही उन्होंने प्रपोजल रखा कि एक मैकमोहन लाइन बना देते हैं, इसमें तिब्बत इस तरफ और इंडिया इस तरफ, तो ऐसे में चाइना ने कहा हम जा रहे हैं यहाँ से, मतलब हम साइन नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा तुम जा रहे हो तो ठीक है कोई नहीं, तिब्बत तो वैसे भी आज़ाद है, तिब्बत चलो हम तुम्हारे साथ बाउंड्री सेटल कर लेते हैं। तिब्बत वाज लाइक बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ब्रिटिशर्स और तिब्बत में अगर बाउंड्री सेटलमेंट हो जाएगा तो रिकॉग्निशन भी है कि भाई तिब्बत एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अगर इसने अपने ही बिहाफ पर खुद एक एग्रीमेंट साइन किया है तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, और बॉर्डर सेटल है, तो भाई ब्रिटिशर्स के साथ भी एग्रेशन का कोई पंगा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तिब्बत ने कहा बिल्कुल सही, कर लेते हैं साइन हो गया। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे मैकमोहन, इनके नाम पर ये लाइन का नाम पड़ गया जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब थोड़ा सा चलते हैं चाइना में क्या चल रहा था। 1912 के टाइम पर चाइना में एक लीडर हुए सुन यत सेन। समझ लीजिए कि ये दो कंटेंडिंग पावर जो चाइना में आई, एक तरफ चेंग काई शेक दिख रहे हैं आपको, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, चेंग काई शेक, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था कुमिंटांग, और एक तरफ है माओ जेडोंग, इनकी पार्टी से तो आप जानते ही होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये इसके लीडर थे। अब समझ लीजिए कि इनके गुरु थे सुन यत सेन। उनका सपना था कि एक इंडिपेंडेंट स्ट्रांग नेशन बनना चाहिए चाइना के जो इंटरनल डिविजन्स हैं कि ये तिब्बत, जिंगजैंग रीजन, इनर मंगोलिया, ये सब नहीं चाहिए, बहुत हो गया ये। इस वीकनेस की वजह से ह्यूमिलिएशन झेला है, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन झेली है चाइना ने, ये नहीं चाहिए। तो सुन यत सेन के सपने को पूरा करने के लिए दोनों अलग अलग तरीके से चल पड़े। इनका कहना था कि हम नेशनलिस्ट हैं तो हम अपनी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएंगे। कहा जाता है कि इनको सपोर्ट यूएसए से भी था, क्योंकि अगर ये जीत जाते तो शायद चाइना में आज वैसी डेमोक्रेसी होती जैसे कि कई सारी यूरोपियन नेशंस में, जैसे कि इंडिया में भी है। लेकिन यहां पर जीते फाइनल लड़ाई में कौन? माओ जेडोंग, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी। और फाइनली क्योंकि दोनों ही नेशनलिस्ट थे, दोनों का मानना था नेशन, और यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, ये कम्युनिस्ट हैं और ये
कम्युनिस्ट आइडिया का जो सोर्स है मॉडर्न टाइम में मार्क्स है। मार्क्स खुद कह रहे हैं कि भाई नेशन नहीं, नेशन को मत मानो। मार्क्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नेशन तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको वीक करने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन तो पूरी दुनिया में वर्कर्स का हो रहा है, तो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यू शुड यूनाइट टुगेदर, जिससे कि हम पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाए। माओ ज़ेडुंग ने कहा सीधी बात है, मैं अपने कम्युनिज्म की डेफिनेशन को करूंगा चेंज। चाइना है एक सेमी फ्यूडल, मतलब समझ लीजिए कि फ्यूडल मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और सेमी इंपीरियलिस्ट भी मान लीजिए क्योंकि इंपीरियल पावर्स का इस पे इम्पैक्ट है। तो इनका मानना था कि अभी हमें चाहिए एक, ये जो फ्यूडल है मतलब ये जो फार्मर्स है इनको एक करके हमें लाना रेवोल्यूशन, और ये सब एक होंगे नेशन के आधार पर। और यहां पर हम यूज करेंगे अपने सिविलाइजेशन लिंकेजेस का भी। यहां पर हम लोगों को बताएंगे कि देखो सेंचुरीज से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, देखो वहां जापान अटैक कर रहा है, साउथ से ब्रिटेन अटैक कर रहा है। कब तक ये अटैक झेलते रहोगे? जब तक तुम कमजोर रहोगे इकोनॉमी प्रोग्रेस आपकी होनी नहीं, बाहर से लोग आएंगे लूट कर लेकर जाएंगे। तो अब हो जाओ एक साथ और एक चाइना बनाते हैं। फिर फाइनली एस्टेब्लिश हुआ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब माओ ज़ेडुंग क्या सोचते थे इसके बारे में, ये बहुत कुछ बदलने वाला था इंडिया चाइना के फ्यूचर रिलेशन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर चाइना ने कहा देखो मेरी भी सुनो। यहां पर इनका कहना है कि ये जो मैकमोहन लाइन है हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि तिब्बत ने साइन की है, और तिब्बत तो हमारा पार्ट है, तो तिब्बत इंडिपेंडेंटली साइन ही कैसे कर सकता है? तो उस समय नेहरू जी से पूछा जा रहा है कि इंडिया चाइना के रिलेशन में क्या चल रहा है, सब ठीक? तो नेहरू जी लाइक सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशंस आर गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कतें तो थी। कारण झोउ एनलाई ने के साथ बातचीत चल रही थी 1954 में, और वहां पर झोउ एनलाई ने कहा कि यहां पर जो मैकमोहन लाइन है ना उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो नेहरू जी से उनका पक्ष पूछा गया। नेहरू जी ने कहा मैकमोहन लाइन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मैकमोहन लाइन ही है जो इंडिया और तिब्बत को डिवाइड करती है। और अगर आपने तिब्बत को कब्जाया, जो उन्होंने कब्जा ही लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तिब्बत को ऑटोनॉमी देंगे, तो इंडिया उस पर एक एम्बिगिटी यूज कर रहा था। मतलब उस पॉलिसी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी। आप भी अपनी लाइफ में यूज करते हो ना कभी कभी, ना तो क्लियरली नो बोल रहे हैं ना ही क्लियरली यस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं एम्बिगिटी रखना, आपकी बातों का दो मतलब निकलना, वो उस समय के लिए शांति बनाए रखने के लिए ठीक है। तो ऐसी पॉलिसी का यहां पर इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन झाओ फिर इंडिया आए 1960 में। लेकिन इससे एक साल पहले 1959 में मैप इशू होता है। उस मैप में अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, आपका अक्साई चिन वाला एरिया इन्होंने अपना दिखा रखा है। तो उस समय पर भी हमारे बीच में लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं। फाइनली जवाहरलाल नेहरू इनवाइट करते हैं झाओ को कि कम टू इंडिया, लेट्स डिस्कस दिस। अब जब ये आए तो मैटर और भी डिस्कस होने थे। उस समय की जो अपोजिशन पार्टीज कुछ कुछ थी, वैसे तो कांग्रेस का ही डोमिनेशन था, लेकिन अपोजिशन के कुछ लीडर्स ने कहा कि बॉर्डर इश्यूज को डिस्कस मत करना। ऑलरेडी चाइना जो है हमारे एरियाज को अपने मैप में दिखा रहा है, तो आप इसको तो जब मतलब वो हमारी सुने क्योंकि हम ऑलरेडी उनको कम्युनिकेट कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। खैर उस समय पर झाऊ ने ऑफर दिया। झाऊ ने कहा कि देखो अरुणाचल प्रदेश जो है, जिस पर अभी चाइना क्लेम करता आ रहा है तब से, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में हम मैकमोहन लाइन को मान लेंगे, यानी कि वहां पर बॉर्डर जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे इंडिया का क्लेम। लेकिन कंडीशन से अप्लाई। कंडीशन क्या कहा? उन्होंने कहा नदर्न सेक्टर में जो ये अक्साई चिन वाला एरिया है, जो लद्दाख का भाग है, इन्होंने कहा भाई वो हमारा है, उस पर आप हमारे क्लेम को मान लो। अब ऐसा क्यों? बाद में नेहरू कहते हैं कि झाऊ एक्चुअली जो बातें बोल रहे थे वो बातें एक्चुअली माओ की थी, क्योंकि माओ ने ऑलरेडी ये जो रीजन आप देखते हैं, ये जो रीजन है यहां पर एक्चुअली इस रीजन को कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक हाईवे बना रहे थे, जिससे कि दोनों के बीच में कनेक्शन बेटर हो सके। तो वो कह रहे हैं कि एक तरीके से जब वो ऑलरेडी काम हो रहा था तो कहीं उसी विजन को पूरा करने के लिए ये ऐसी मांग कर रहे थे। पता इन्हें भी था कि भाई ये इनका नहीं है। आप कहेंगे पता इन्हें भी था इनका नहीं है, इसका क्या मतलब? 1914 में तो वो मना कर रहे थे कि भाई तिब्बत तुमने कैसे साइन कर लिया। लेकिन जब ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना उसके बाद 1954 तक तो मतलब इस पर चाइना ने कोई क्लियरली बात कही नहीं। 1954 से 59 के बीच में उनका स्टैंड स्ट्रांग होता चला गया। 1960 में ये ऑफर लेकर आ गए ये वाला। तो यानी कि पिछले कुछ सालों में ही ये रुख बदला था। तो ये चाइना की वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मान लीजिए, जो माओ ज़ेडुंग मानते थे कि एक पाम है और 5 फिंगर्स हैं। एक फिंगर भूटान को ही बता रहे थे, सिक्किम को ही बता रहे थे, नेपाल को ही बता रहे थे, ऊपर वाले रीजन तिब्बत वाज लाइक पाम। तो ये तो सबको अपने अंडर लेना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप आपने स्टैब्लिश कर दी। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले आर्टिकल में आपने कह दिया डिक्टेटरशिप, एंड अकॉर्डिंग टू देम डिक्टेटरशिप इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड टिल द टाइम डिक्टेटरशिप सर्व्स इट्स पर्पस। तो ऐसे में आपके देश को, लोगों को जिनका अभी तक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यू नीड टू गिव देम अ सेंस ऑफ प्राउड, एंड व्हाट्स द वे टू शो देम एक्सपेंशन, टू शो देम देयर माइट, शक्ति जो उन्होंने इससे पहले नहीं देखी थी। तो भाई जो अपने लोगों को शक्ति दिखा देगा उस लीडर को लोग फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, भले ही वो डिक्टेटर हो। लेकिन अगर आपके लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस ला रहा है, आपके एक्सपेंशन को शो कर रहा है, आपके लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहा है, तो लोग कहेंगे ठीक है, अल्टीमेटली बेटर है ये। तो ये भी इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में यूज हो रहा था। यहां पर देखिए साथ में इसी वाले पीरियड में क्या चल रहा था, जब झाओ एनलाय आ रहे हैं, ये ऑफर दे रहे हैं, वहां पर तिब्बत में एक्चुअली तिब्बत पर इन्होंने ज़्यादा पकड़ बना ली। उसके बाद तिब्बत में भी एक रेबेलियन चल रहा है और वहाँ से दलाई लामा इंडिया में एंट्री कर जाते हैं। इंडिया में एंट्री होने के बाद वो इंडिया में सेटल होते हैं, मतलब एक तरीके से एग्जाइल उनको मिलता है। इस पर चाइना और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। उसी समय पर यूएस से सपोर्ट करने लगता है गुरिल्ला वॉर को इन तिब्बत। वो बाकायदा कोलोराडो में ले जाकर, यूएस में ले जाकर ट्रेन करता है, फिर उनको एयर ड्रॉप करता है कि चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओ। यानी कि एंटी चाइना एक पॉलिटिकल यू कैन से फ्रंटियर यूएसए तैयार कर रहा था, और जिसके पीछे से इंडिया में रहकर जो प्लान बना रहे थे वो बना रहे थे यूएस के एम्बेसडर गैलब्रेथ। तो अब चाइना वाज लाइक कि यार देखो, एक तो मेरा ऑफर मान नहीं रहे, मैकमोहन लाइन पर अटके हुए हैं, और साथ में यूएसए इंडिया में रहकर वो बात कर रहा है। दलाई लामा के भाई से भी उस समय मिले थे यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव्स, और उनको ऑफर कर रहा है एंटी चाइना रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं इंडिया यूएसए तिब्बत के साथ मिलकर एंटी चाइना फ्रंट खोल रहे हैं। तो यानी कि रिश्ते अब और ज्यादा गड़बड़ होने लगे, राइट। जैसे ये देखिए फॉरवर्ड पॉलिसी, मैं 1962 के पहले की बात कर रहा हूं। अभी फॉरवर्ड पॉलिसी यहां पर, अब जब झाओ एनलाई की विजिट हो गई तो अब नेहरू जी को पता लग गया कि भाई अपने आप को मिलिट्रली स्ट्रांग रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब था अपनी मिलिट्री को क्लियर सिग्नल देना कि भाई जो इंडिया की टेरिटरी है, अभी उसके कई सारे ऐसे भाग हैं जिस पर कि इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी। तो एक फॉरवर्ड पॉलिसी वाज अ ग्रीन सिग्नल कि भाई मूव फॉरवर्ड, और जो हमारा है उस पर अपना तिरंगा लगाओ, और दुश्मन को यानी कि अपोजिट पार्टी को बताओ कि भाई ये हमारा एरिया, यहां पर नहीं आना। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी थी। अब चाइना का पर्सपेक्टिव कहता है कि बाकी सब बात ठीक चल रही थी, मैनेज हो जाती, लेकिन फॉरवर्ड पॉलिसी से चीजें और गड़बड़ हो गई। ये देखिए हेंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट आई थी 1962 वॉर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड पॉलिसी ने चांस बढ़ा दिए थे इंडिया चाइना के आपसी कॉन्फ्लिक्ट के। ये देखिए कहा गया कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी, अब चाइना का परसेप्शन क्या था, चाइना का मानना था कि फॉरवर्ड पॉलिसी एक्चुअली की जो टाइमिंग है वो कनेक्ट कर रही है तिब्बत में जो चल रहा है। तो तिब्बत को चाइना अपना पार्ट बता रहा है, और इंडिया के फेवर में क्या है, अगर उसकी मिलिट्री ऊपर आगे बढ़ गई तो एक तरीके से शायद तिब्बत को बफर स्टेट बनाने की कोशिश करें। भाई बफर स्टेट बन गया तो इंडिया की स्ट्रेटजिक एक तरीके से एडवांटेज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में एक तिब्बत बफर आ जाएगा, और अगर वो एरिया इंडिया के फेवर में है तो भाई साहब चाइना टाटा बाय बाय, हाउ यू कैन एक्चुअली एक्सपेंड ओवर इंडिया, यू विल नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। तो कहने का मतलब ये है किसी भी देश का प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस बात से डिसाइड होता है कि उसके बॉर्डर पर क्या चल रहा है। तो यहां पर बॉर्डर हमारे पीसफुल होते विद चाइना, अगर ये बफर स्टेट तिब्बत बना होता। बॉर्डर पीसफुल हो सकते थे अगर हम अक्साई चिन वाला एरिया जो लद्दाख का भाग था, जिस पर जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा किंग्स का राज बताया जाता था, तो उसी समय पर हमारा अधिकार क्षेत्र वहां पर शो हो जाता बाय बिल्डिंग इंफ्रा, बाय बिल्डिंग पेट्रोलिंग। लेकिन ये बात आज यहां पर कहना आसान है, उस समय की जो वास्तविकताएं थी, भारत के जो रिसोर्सेस थे वो कुछ और दशा दिखा रहे थे, इसी वजह से ये चूक रही। खैर अब हमें तो भाई ऐसे बात करनी क्या अब हो गया है, राइट। अब ब्रिटिश पॉलिसी अल्टीमेटली उनको लगा कि यार अगर ये तिब्बत को बफर बनाना चाह रहे हैं तो एक तरीके से वही पॉलिसीज चल रहे हैं जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसी को लेकर चलते थे, तभी वो तिब्बत के साथ सेपरेट डायलॉग रखते थे। तो अब चाइना को एक तरीके से याद आ गई कि अच्छा हमारे हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स ने भी यही काम किया था, तिब्बत के साथ डायरेक्ट ट्रेड, तिब्बत के साथ डायरेक्ट डायलॉग, और चाइना को साइडलाइन करके तिब्बत को अलग करने की कोशिश की थी। तो उनको लगने लगा कि अच्छा इंडिया भी सेम पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी कि नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी एक रीजन बताई गई, बट नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी वाज अ क्लियर सिग्नल कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू मेक कॉम्प्रोमाइज विद रेस्पेक्ट टू इंडियाज टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ये बात, राइट। लेकिन बाद में ये देखिए
ये जो आप देख रहे हैं, ये मैकमोहन लाइन है जो चाइना क्लेम कर रहा था। मतलब मैकमोहन लाइन इससे पीछे, ये है, देखिए मैकमोहन लाइन, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये इंडिया का बॉर्डर, ये इंडिया का बॉर्डर। चाइना क्लेम कर रहा था ये वाला लाइन, चाइना फॉरवर्ड हो रहा था, तो ये 1959 में चाइना ये क्लेम कर रहा था, और ये है मैकमोहन लाइन। क्लियर है ना बात? ये ब्लैक वाला बॉर्डर जो हमारे मैप में है, राइट, हम तो वही मानते हैं। लेकिन 1962 का वॉर हुआ और चाइना ने आगे तक का ये वाला एरिया कब्जा लिया था। यहां पर आप गालवान देखते हैं, नीचे पेंगोंग सो लेक देखते हैं, हॉट स्प्रिंग्स देखते हैं, ऊपर दौलती बेग ओल्डी सेक्टर देखते हैं, जहां पर अब इसके अराउंड हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। खैर, इसके बाद 1967 फिर हमने देखा है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। 1962 हो चुका है जिसमें इंडिया की हार रही। उसका एक कारण कहा गया कि हमने फॉरवर्ड मिलिट्री पॉलिसी तो बना दी, बट आवर मिलिट्री फोर्सेस वर नॉट कैपेबल एनफ टू एक्चुअली गेट इनटू दिस फॉरवर्ड पॉलिसी। हमने फॉरवर्ड पॉलिसी कर ली, लेकिन मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप करने की जरूरत थी। खैर, उसके बाद नाथुला पास, चौला यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया, वहां पर हमने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन देखी, फायर फाइटिंग देखी। उसके बाद इंडिया ने और चाइना ने कहा कि यार ये फायर फाइटिंग से ना एस्केलेट हो जाएंगी चीजें, ऐसा करते हैं एक पीस का एग्रीमेंट कर लेते हैं बॉर्डर पर। 1993 में हमने कहा कि ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट बॉर्डर, ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान बता दूं, अभी भी ऐसा नहीं है कि चाइना ने मैकमोहन लाइन को मान लिया था। ये तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 के बाद चाइना और इंडिया ने कहा अच्छा अब ये चल रहा है, अभी यहां तक चाइना है तो चलो उस पर मान लेते हैं। लेकिन फिर भी कहा गया कि 1993 कम से कम अ स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि कुछ तो पीस स्टैब्लिश होगा। और उसके बाद आप कहेंगे कि सर कुछ हुआ? देखिए, कहा गया कि 35 साल के आसपास उसके बाद पीस कंपैरेटिवली, यानी कि फायर फाइटिंग नहीं हुई, पेट्रोलिंग पर थोड़े थोड़े स्कमिशेस होते रहे, लेकिन ये बना रहा, राइट। उसके बाद आपने गालवान देखा है ना। अब ये जो है अभी शी जिनपिंग जो ऑफर कर रहे हैं कि सिविलाइजेशनल लिंकेज, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन, इंडिया एंड चाइना शुड कम टुगेदर, तो शुड वी एक्चुअली गो फॉरवर्ड विद व्हाट शी जिनपिंग इज ऑफरिंग? क्या हमें इस ट्रैक पर जाना चाहिए? हमें चाइना पर विश्वास करना चाहिए? क्या वो जो भावना हिंदी चीन भाई भाई की, क्या उसको अपनाना चाहिए? तो जब ये सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो चलो सिविलाइजेशन में भी थोड़ा सा डीप चलते हैं, ठीक है। अब सिविलाइजेशन कैसे डिफाइन होती है? इसमें कल्चर, खान पान, रहन सहन, आपके विश्वास, धर्म, ये सब चीजें आ जाती हैं। और चाइना और इंडिया के बॉर्डर को कौन बना रहा है? हिमालयाज, है कि नहीं? तो हिमालयाज अपने आप में बैरियर का काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो पासेस हैं, यानी कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर में हिमालयाज से जाते हुए, तो उसके थ्रू ऑलरेडी ट्रेड लिंकेजेस थे। कहा जाता है 2000 साल पहले से ही ट्रेड लिंकेजेस थे। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाद में, लेकिन जो व्यापार वाले रिलेशन थे वो पहले से थे। जैसे ये एक चाइनीज डिप्लोमेट है, हुशी, फिलोसफर भी कहे जाते हैं। इनका कहना था कि भाई साहब, इंडिया कितनी सेंचुरी से चाइना पर सिविलाइजेशनल कंट्रोल तो कर रखा था। आप कहेंगे मतलब कैसे? इंडिया कैसे कॉन्कर कर रहा था, इंडिया कैसे डोमिनेट कर रहा था? अरे आई एम टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशनल, जैसे कि बुद्धिज्म, जैसे कि आइडियाज एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, आइडियाज एसोसिएटेड विद एसिमिलेटिव कल्चर। तो ऐसे आइडियाज ये चाइना में थे, जिसकी वजह से चाइनीज पॉपुलेंस, जो चाइनीज लोग थे, उनमें भी एक डीपर इंटरलिंकेज थे चाइना के, इंडिया के साथ। आप कहेंगे एग्जाम्पल जैसे टैंग डायनेस्टी, तो अभी आएगा उसका जिक्र। तो टैंग डायनेस्टी ने अपने एक्सप्लोरर को भेजा, स्कॉलर को भेजा कि भाई इंडिया जाओ, और जब हमारे लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं along with fusion with some Chinese characteristics, जैसे अगर आप चाइना के ईस्टर्न साइड जाएंगे तो आपको जेन मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जेन, ZEN, बड़ी इंटरेस्टिंग यू कैन से प्रैक्टिसेस हैं। जैसे अगर आपने नाम सुना हो जेन कोआन्स का, कोआन इज लाइक क्विज। तो वहां पर गुरु क्या करते थे, कोई शिष्य आया गुरु के पास कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराइए। तो मैं लिंकेज बता रहा हूं, देखिए कैसे इंडिया और चाइना के सिविलाइजेशन में कैसे कॉमननेस है। तो गुरु कहते थे कि अच्छा आपको आत्मज्ञान चाहिए, तो गुरु उसको एक टास्क देते थे जो उसको समझ में नहीं आता था, और उसकी वजह से, उस टास्क की वजह से उसको अपने गुरु पे क्वेश्चन होने लगता था। फिर आधे तो ऐसे ही भाग जाते थे, लेकिन कुछ जो रेगुलरली उस टास्क को करते रहते थे, डिस्पाइट द फैक्ट दे वर नॉट एबल टू गेन द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच दे केम। लेकिन कुछ ही लोग होते थे जब वो आगे जाकर जान पाते थे कि अच्छा, जो हम एक ऐसी बात समझ रहे थे कि इसमें कुछ है नहीं, वो एक्चुअली एक डीप पर्पस के लिए हमसे वो टास्क कराई जा रही थी। तो ये जो प्रैक्टिसेस थी, डायलॉग, इनसाइट्स, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन,
तो ये जो प्रैक्टिसेस थी, ये प्रैक्टिस में हमें लिंकेज दिखता है। इसी वजह से जो ईस्टर्न पार्ट है चाइना का, वहाँ पर जो मोनेस्ट्रिक कल्चर है उसमें हम एक फ्यूजन देखते हैं। जो चाइना का फोक कल्चर है, जो चाइना का अपना कल्चर है जिसपे कन्फ्यूशनिज्म का ह्यूज इन्फ्लुएंस है, प्लस इंडिया का जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस है उसका, राइट, एक फ्यूजन देखते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए महाभारत रामायण, यहाँ पर जीना ये वर्ड का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर कहा गया कि जीना एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, चाइना। देखिए ये हान डायनेस्टी, किन डायनेस्टी, इस दौरान भी दे एक्चुअली सेंट सम एक्सपेडिशंस टू द वेस्टर्न पार्ट, और चाइना के वेस्ट में कौन है, इंडिया, जिससे कि वहां पर ये रिलेशंस को स्टैब्लिश कर सकें। देखिए संस्कृत में एक वर्ड सिनम सुका, ये कहा जाता है, ये चाइनीज क्लोथ, सिल्क क्लोथ के लिए कहा गया है। ऐसे ये ज़ुएंगज़ैंग, ये एक स्कॉलर है जिनको एमिनेंट मॉन्क थे, जिनको इंडिया की साइड भेजा गया था, और ये इंडिया से क्या लेकर आए थे, बुद्धिस्ट रेलिक्स लेकर आए थे, कुछ स्क्रिप्चर्स लेकर आए थे। तो ये क्या है, लिंकेज है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है प्रेजेंटली, हमारे फायदा का क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इससे क्या मतलब पड़ता है कि ये मॉन्क आए, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लेकर चले गए, इन्होंने एक बुक बनाई, उसमें इंडिया के बारे में कुछ कहा। अरे भाई साहब, किसी के साथ जब रिश्ते बनाते हो तो ऐसे में अगर आप में और उनमें कुछ कॉमननेस है तो आपके और उनके साथ रिश्ते करीब होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे भाई मजबूत होते हैं, है कि नहीं? तो ये उसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए सुन यत सेन में जिक्र कर रहा था ना, इनका जिक्र, सुन यत सेन याद आ रहा है? अरे अभी बताया था ना आपको, 1911, 1912, वी नीड चाइना रिपब्लिक, वी नीड अ नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशन। उनके सपने को पूरा करने का ठाना, एक तरफ माओ जेडोंग, एक तरफ चिंग काई शेक, इन सुन यत सेन की बात कर रहा था मैं, ये रहे। तो इन्होंने कहा कि देखो इंडिया और चाइना, हम दोनों का ही एक्सप्लॉयटेशन किया वेस्ट ने। तो सोचो जो अभी चाइना नेशन है, चाइना रिपब्लिक है, अगर इनके व्यू पॉइंट ने उसको शेप किया है और वो चाइनीज लोगों पर एक छाप रखते हैं, और ये चाइना, ये जो है ये इंडिया के बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं, तो आपको नहीं लगता ये एक स्कोप है इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बेटर करने का? ये शी जिनपिंग यहां पर प्लेस कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में आगे आगे पता लगेगा आपको कि भाई हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सुन यत सेन कह रहे हैं रिपब्लिक बनाओ, कह रहे हैं देखो 267 ईयर ओल्ड जो किंग डायनेस्टी थी वो ओवरथ्रो हो गई, और हम उस समय पर ये सपोर्ट करने लगे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी कि देखो आपको भी अपने यहाँ से इसको ओवरथ्रो करना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जब चाइना एक्चुअली लड़ रहा था अगेंस्ट जापानीज एक्सपेंशन, तो हमारी तरफ से आईएनसी ने एक डॉक्टर को भेजा, डॉक्टर कॉटनेस। डॉक्टर कॉटनेस ने जो चाइनीज सोल्जर्स थे जो हर्ट हो रहे थे वॉर में, उनको इनका इलाज किया, और बाद में डॉक्टर कॉटनेस खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। और किसने भेजा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो यानी कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था वहां पर एक सेंस ऑफ यूनिट, आपको नहीं लगता एक कन्वर्जेंस दिख रही है, एक दूसरे का साथ दिख रहा है कि हमारा कॉमन दुश्मन कौन है? ये वेस्टर्न इंपीरियल पावर, जिन्होंने हमारी सिविलाइजेशन, हमारी पॉलिटी, हमारी इकोनॉमी को वीक करने की कोशिश करी है। ये देखिए, प्लस यहां पर सुन यत सेन ने हेल्प करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई लीडर्स को, वो तो कनेक्शन था ही, प्लस इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लाइक एम एन रॉय, रास बिहारी बोस, लाल लाजपत राय, जिससे कि कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर सके जापान के साथ। तो यानी कि यहां पर भी लिंकेज है। उसके बाद देखिए ये झांग तायन, ये अनदर लीडर थे 1911 रिवॉल्यूशन के, और ये भी इंडिया के लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते थे। इनका कहना था अगर इंडिया और चाइना साथ रहेंगे तभी एशिया पावर बन पाएगा। तो सोचो 1911 में वो बात कह रहे थे, और आज हम 2024 में एशियन सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और आज भी तो यही बात है। अगर इंडिया और चाइना डिवाइडेड हैं तो वेस्ट से पावर इंडिया की तरफ, या फिर इस इंडो पैसिफिक की तरफ, यू कैन से एशिया की तरफ आने में सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है, राइट? तो इनका कहना था कि देयर शुड बी अ होली अलायंस, ये समझ लीजिए कि सबसे पायस अलायंस हमें बनाने की जरूरत है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होगा। ठीक है, तो ये चाइना की खुद सिखा रहे हैं। देखिए डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनेस, जिनकी मैं बात कर रहा था, जो आईएनसी ने भेजा था इनको चाइनीज सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट जापान। अब ये सिंबल्स अगर चाइना अपनी बुक्स में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और वही बच्चे फिर सोल्जर बन रहे हैं, वही बच्चे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बन रहे हैं, तो उनके अंदर इंडिया के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी या नेगेटिव होंगी? पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी। तो यानी कि चाइना को इनकलकेट करना पड़ेगा अपने कल्चर में इन चीज़ों को कि देखो व्हाट इंडिया हैज़ डन फॉर यू, व्हाट अ सेंस ऑफ कॉमननेस इज देयर। फिर वो एक्चुअली एक्सपायर भी चाइना में ही हो गए थे, और एक तरीके से ये भी शो करता है एसेंस ऑफ चाइना एंड इंडिया सोलिडारिटी। अब कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की बात करते हैं, अब रियलिटी की बात करते हैं। तो पीएसआर ऑप्शनल में एक स्कॉलर के बारे में बात करता हूँ, कैनेट की। उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच में रिश्ते कैसे हैं और कैसे होंगे अगर इस बात को जज करना हो तो यूज़ कम्युनिकेशन थ्योरी। हमने कहा भाई क्या कम्युनिकेशन थ्योरी, सीधी सीधी बताओ ना आप।
तो उन्होंने कहा कि देखो दोनों के बीच में ना ट्रेड का क्वांटम देख लो, प्लस दोनों के बीच में देख लो नंबर ऑफ पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम वन टेरिटरी टू अदर इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो इससे काफी कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमने कहा अच्छा चलो इसका प्रूफ देखते हैं अभी कुछ हो रहा है क्या। तो देखिए यहां पर इनका क्या कहना है, ये चाइना का पर्सपेक्टिव है। चाइना के ये क्वेव योंगोए, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो बात कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है 1 जनवरी से 15 जून के बीच का अगर डेटा देखें तो चाइना ने कितने इंडियंस को वीजा दिया, चाइना ने कहा करीब 1 लाख। लेकिन कितने कितने वीजाज इंडिया ने अलाउ किए टू चाइनीज सिटीजन्स, अराउंड 2000। तो भाई आप कहेंगे मतलब चाइनीज शायद इंडिया नहीं आना चाह रहे होंगे, वो कह रहे हैं भाई आना चाह रहे हैं। इंडिया इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर चाइनीज कंपनीज, इतने बड़ा मार्केट साइज है, वो तो आना चाह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया इज स्केप्टिकल अबाउट चाइना इन इंडिया एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज गिविंग लेस वीजाज। आपने सुना भी होगा कुछ टाइम पहले किस्से थे कि सम चाइनीज सिटीजन्स आर बीइंग हेल्ड बाय आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर स्नूपिंग, राइट। तो कहने का मतलब एक अविश्वास की भावना है। तो यहां पर चाइनीज जो एकेडमिशियंस है उनका कहना है पहले तो इस अविश्वास की भावना को हटाना होगा और आपस में आना जाना इसको बढ़ाना होगा। प्लस यहां पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी बहुत ही फेमस विजिट हुई थी 1924 1928, 2 विजिट। और उसमें जो आज चाइना के कल्चर, चाइना के लिटरेचर, आर्ट में सेलिब्रेटेड फिगर्स हैं जिनका प्रभाव लोगों के माइंडसेट पर है, उनके साथ संबंध स्टैब्लिश किए थे यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो वो भी एक पॉजिटिव लिंकेज है, राइट। जिसको लोग फॉलो करते हैं अगर आप उसके साथ गुड रिलेशन में हैं तो अल्टीमेटली वो जो फॉलोअर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब बात यह है कि ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप करने में ये जो है हेल्प कर सकता है। एक थ्योरी है फंक्शनलिस्ट थ्योरी, वो कहती है कि अगर 2 देशों में रिलेशंस को आसान करना है ना, मतलब बेटर करना है, तो ऐसे में केवल नेशनल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके बीच में ही एंगेजमेंट मत रखो। जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, तो इनके बीच में भी एंगेजमेंट रखो। तो अगर ये आपस में एक्सचेंजेस को बढ़ाएंगे, रिलेशंस को बेटर करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों देशों पर भी हो सकता है। और शायद जिन चीज़ों पर वो पहले तैयार नहीं थे तो शायद बाद में जाकर हो जाएं। तो हमें एक कल्चरल एक्सचेंज करते रहना पड़ेगा जिससे कि कोई नोशंस ना बन जाए ऐसे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो। यानी कि अगर हम दूसरे के बारे में गलत ही सोचते रहेंगे, क्योंकि उसके साथ कभी एक्सपोजर तो इतना हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है उससे तो रिलेशन खराब होंगे। लेकिन अगर एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे तो हमारी समझ दूसरे के बारे में बेटर हो पाएगी। तो ये एक आइडिया दिया जा रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंजेस होने चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, इंडिया चाइना। तो सोचो दुनिया को वो बनाना पड़ेगा जो इंडिया चाइना की डिमांड है, दुनिया को वो बनाना पड़ेगा, 1/3 पॉपुलेशन। तो चाइना एंड इंडिया कैन एक्चुअली डिसाइड द ट्रेजेक्टरी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। मुद्दा केवल एशिया का नहीं है, इतनी बड़ी पावर है और इनको डिवाइड रखने में वेस्ट को फायदा मिलता है। अब देखिए वेस्ट की थियरी, एक स्कॉलर हुए सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने कहा कि दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होते रहेंगे। तो जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इनमें इतने डिफरेंसेस हैं कि आपस में क्लैश होते रहेंगे। अब मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि कई बार ये जो थ्योरीज हैं ये बनाई जाती हैं किसी के फायदे के लिए। अगर ये थ्योरी पॉपुलर हो जाए और सब सोचने लगे हाँ यार चाइना अलग, इंडिया अलग, तो आपस में क्लैशेस ही होंगे। लेकिन इसका काउंटर भी है। काउंटर ये है कि भाई साहब सिविलाइजेशन में डिफरेंस का मतलब जरूरी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही हो। सिविलाइजेशन में डिफरेंस का मतलब यह नहीं है कि क्लैश हो ही हो। आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया क्योंकि इससे आपको फायदा हो रहा था और आपने कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए कि देखो इस्लामिक सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अलग अलग है, दैट इज व्हाई दे हैव ब्लडी बॉर्डर्स, वॉर होता रहा है। देखो एक समय क्रिश्चियन मिशनरीज एक्सपेंडिंग, देन दीज इज ऑटोमन एम्पायर क्लैशिंग, और फाइनली देखो ब्लडी बॉर्डर्स। तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। तो यहां पर जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव रशिया, ईरान, चाइना ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो ये है कि देखो सिविलाइजेशन डिफरेंसेस को अगर एक्सेप्ट किया जा सके तो क्लैश किस बात की? क्लैश तब होता है जब वेस्ट अपने तौर तरीके, अपने कल्चर, अपने धर्म, इन सब चीजों को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है, तब क्लैश होता है। तो क्लैश सिविलाइजेशन में नहीं है, क्लैश आपके कर्म में है कि आप कर क्या रहे हो। तो हमें बांटने की कोशिश ना करें, यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनने का स्कोप है।
राइट। तो इनका वेस्ट का अपना एजेंडा है, इसीलिए यहाँ पर डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन ये एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस में डायलॉग स्थापित किए जा सकें। अब चाइना पर शक हो गया दुनिया को, एशिया के नेशंस भी कहने लगा अच्छा चाइना मतलब व्हाट यू आर प्लानिंग इज पैक्स सिनिका, यानी कि यू वांट वर्ल्ड डोमिनेंस एंड यू वांट फॉर दैट पीपल शुड फॉलो चाइनीज कल्चर। आप अपने कल्चर का इन्फ्लुएंस लाना चाह रहे होगे, क्योंकि अगर आपको दूसरों को अपने अंडर करना, अपनी हेजेमनी बनानी है, तो जाहिर सी बात है वो आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाए तभी तो आपकी बनेगी हेजेमनी। तो शी जिनपिंग कह रहे हैं दिस इज नॉट माई जीन, दिस इज वेस्टर्न जीन, मेरे जीन में ये सब बातें नहीं है, मैं बड़ा सोचता हूं। हमने कहा क्या बड़ा सोचते हैं? कह रहे मैं सोच रहा हूं एशियन सेंचुरी, मैं सोच रहा हूं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एक को हेजेमनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेजेमनी आज रियलिटी हो ही नहीं सकती। ब्रिटेन अपने समय में हेजेमॉन बन पाया क्योंकि उस समय एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कितने सारे एरियाज तो कॉलोनी थे, वीक थे, और ब्रिटेन के कंपैरिजन में जो कुछ यूरोपियन अदर पावर्स थी, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेनिश, पोर्चुगीज, डेन्स, ये भी उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली बहुत वीक थे। तो इस वजह से सुपर पावर का स्टेटस आ पाया। सुपर पावर का मतलब है कि आप बाकी सब खड़े भी हो जाओ ना तो भी कुछ कर नहीं सकते खास, तभी हम सुपर पावर है, तभी हमारी हेजेमनी है। यूएस के पास अगर ये स्टेटस आया स्पेशली 1991, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यूएसएसआर टूट कर ये 15 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यस CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब कॉमनवेल्थ नेशंस अलग होता है। कॉमनवेल्थ नेशंस का मतलब वो देश जो कभी ब्रिटेन का पार्ट थे, CIS वो होते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो कभी यूएसएसआर का पार्ट थे। तो जब ये वीक हो गया, 15 अलग से निकल गए, रशिया बन गया और वहां पर भी इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहे हैं, तो भाई साहब फिर तो एक तरफ यूएसए की हेजेमनी हो गई। चाइना कह रहा है आज दुनिया में ऐसा नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि देखो कितने सारे पोल बन गए हैं पावर के, कितनी सारी बड़ी इकोनॉमी बन गई हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखती हैं। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि जो ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जो केवल चाइना को काउंटर करने के लिए बने हैं, या फिर यहां पर ग्रुप बन रहे किसी और को काउंटर करने के लिए, तो इससे फायदा किसी का नहीं होगा। तो आपके मन में बात आ रही होगी सर, मन में भावना आ रही है कि शी जिनपिंग को संत शी जिनपिंग कहा जाए, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं कि मन नहीं कर रहा कि किसी बात को रिजेक्ट भी किया जाए, लग रहा होगा आपको, है ना। लेकिन जो भी बातें की जाती हैं, जो भी प्रोमिसेस दिए जाते हैं, वो नेसेसिटीज होती हैं, और जब वो प्रोमिसेस तोड़े जाते हैं वो उस समय की नेसेसिटी होती है, और यही जस्टिफिकेशन इस जियोपॉलिटिक्स में चलता है। यानी कि promises which were made in past were need of the past, and promises broken in the present are necessity of present. आप में से कई लोग तो इसको कहीं और भी रिलेट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि इस वजह से हमें थोड़ा आंखें खोलकर भी रहना पड़ेगा। ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें, म्यूचुअल क्या बात है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट करो भाई, किसी भी रिलेशनशिप म्यूचुअल रेस्पेक्ट करो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, म्यूचुअल एकोमोडेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर हमें पता है दोनों में कुछ बातों पर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस का मतलब ऑल एरिया में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कई एरियाज में कोऑपरेशन साथ साथ चलता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एकम्प्लिशमेंट, हम एक दूसरे के एकम्प्लिशमेंट में हेल्प कर सकते हैं। चाइना के राइज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडियाज लॉस, इंडियाज राइज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज चाइनाज लॉस। जब हम दोनों आगे बढ़ेंगे तभी जाकर आपका सपना जो विकसित भारत 2047, तभी चाइना का सपना, चाइना कह रहा है हमें फर्दर राइज करना है, ग्लोबल ऑर्डर बनाना है जिसमें कि वेस्ट हमें थ्रेटन ना कर सके, क्योंकि वेस्ट के मतलब थ्रेट से चाइना अंडरमाइन हो रहा है, राइट। प्लस हम मिलकर ग्लोबल साउथ को भी एम्पावर कर सकते हैं, ये जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अदर देश हैं इनका। जब इंडिया कह रहा है कि हमारा तो पहले से ये आइडिया था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक कुटुंब की तरह है। देखो हमारा तो G20 में सिंबल भी था कि हम तो अपने आप को लोटस के एक पेटल मानते हैं जिसमें बाकी सारे देश एक पेटल की तरह हैं, राइट। पेटल एक पत्ती की तरह है, तो हम तो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन, जो कि खुद बीजिंग में भी रह चुके हैं एज अ डिप्लोमेट, तो उनका मानना है कि देखो ऐसे बहकावे में मत आना, क्योंकि चाइना के कल्चर में है कि चाइना कंसिडर इटसेल्फ एज मिडिल किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, और जो अपने आप को मिडिल किंगडम मानता है तो ये जो बातें कर रहा है ये उसकी नीड है, क्योंकि दुनिया एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए इकट्ठी हो रही है, चाहे वो क्वाड हो, ऑकस हो, स्क्वाड हो, I2U2 हो, और हर जगह पर इंडिया इज क्रिटिकल ड्यू टू इट्स लोकेशन इन इंडियन ओशियन। शी जिनपिंग से पहले जो हु जिनताओ थे, उन्होंने एक बात कही थी
ये मलक्का डिलेमा, ये इंडिया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। मलक्का, अंडमान निकोबार के बराबर में मलक्का स्टेट जा रहा है, उसको ब्लॉक इंडिया कर दे तो भाई चाइना की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी भी वेस्टर्न रीजन से चाइना का जो इंटरलिंकेज है इंडियन ओशन में, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे फिर वो म्यांमार के रास्ते, वो बन नहीं पाया है। तो चाइना को एनसर्कल किया जा सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शी जिनपिंग का मानना है कि इंडिया से जो इनसिक्योरिटी यहां पर क्रिएट हो रही है, तो चलो उसको डिमिनिश करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो ये भी तो हो सकता है। इट हैज समथिंग टू डू विद द पोटेंशियल। वैसे ही जो बातें की गई हैं पंचशील में, आज यूएन के चार्टर में भी इन पॉइंट्स को रखा गया है कि देखो, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, नॉन एग्रेशन, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, अच्छी अच्छी बातें, राइट। इंडिया चाइना एक नए तरह का इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं। कारण देखो, एक यहां पर वर्ड है थुसाइडस ट्रैप। थुसाइडस ट्रैप कहता है कि देखो, अगर मतलब दूसरे की ताकत बढ़ी और उसके साथ हैं बॉर्डर पर आपके डिस्प्यूट, तो आपको इनसिक्योरिटी होना तय है। और जैसे ही आपके अंदर ये सिक्योरिटी डिलेमा होगा, आप अपनी ताकत को बढ़ाओगे, तो दूसरे के अंदर फिर सिक्योरिटी डिलेमा होना तय है। तो इंडिया और चाइना का रिलेशन इस थुसाइडस ट्रैप में फंसा हुआ है। थुसाइडस ट्रैप समझ में आया? यानी कि एक ऐसा ट्रैप कि हमें दूसरे पर शक है कि भाई हमारे साथ बॉर्डर इशू है, इसने अगर नई मिसाइल्स बना ली, नई अपने कुछ सबमरीन्स बना ली, नए पोर्ट्स बना लिए इंडिया के आसपास, तो भाई हमें थ्रेट है। प्लस हमने बना लिए कि अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो तो उन्हें थ्रेट है। तो एक तरीके से इस सिक्योरिटी डिलेमा में हम अपनी पावर को बढ़ाते रहते हैं और एक दूसरे के लिए हम थ्रेट क्रिएट करते रहते हैं और हम इसी ट्रैप में रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कहा गया है कि कॉमन ग्राउंड स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि देखो, डिफरेंट सोशल सिस्टम्स हैं, लेकिन हमारे पास बीच में कुछ रास्ता निकल सकता है। अब दोनों को अगर एक होना है तो क्या तरीका है? दोनों की जरूरत एक होनी चाहिए। यानी कि अगर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है चाइना, अगर ये बात कर रहा है कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से पावर को शिफ्ट करना है एशिया में, तो हमें यह गारंटी चाहिए कि उसमें चाइना लेड एशिया ना हो। क्योंकि जब चाइना चाहता है ना, तो एशिया में वो अपनी हेजेमनी चाहता है, और वो तो भाई इंडिया के लिए खतरा है। तो कैसे फिर हम मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपल पावर, इसमें विश्वास कर सकते हैं, राइट? तो क्या अभी जो शी जिनपिंग ने सिविलाइजेशनल डायलॉग की बात करी, क्या जो म्यूचुअल एक तरीके से ट्रस्ट की बात करी, क्या हम उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दें? नहीं। डिप्लोमेसी का पहला रूल है, कम्युनिकेशन चैनल शुड ऑलवेज ओपन। जियोपॉलिटिक्स का रूल है कि भाई आपको अपनी पावर को बढ़ाना है तो आपको पॉजिटिव स्पेसेस भी क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इंडिया और चाइना में पॉजिटिव स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश होती रहे, लेकिन सिक्योरिटी मैट्रिक्स जो है इंडिया की, वो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में रहे कि क्या क्या इनसिक्योरिटीज हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं विच आर नॉन नेगोशिएबल, लाइक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। व्हाट चाइना इज डूइंग इन इंडियन एरिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्लियर सिग्नल देना पड़ेगा कि दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट? यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, राइट? तो अल्टीमेटली दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन शुड हैपन। अच्छा, इसमें एक और आइडिया कहा जाता है पीस बाय पीसेस, यानी शांति को एक मुद्दे पर लाकर मत रोको। कुछ पीसेस ऐसे हैं जिसमें म्यूचुअल एक दूसरे को स्ट्रांग कर सकते हैं, उसमें अपने आप को स्ट्रांग कर लो। कुछ पीसेस ऐसे हैं जो स्टक हैं, उनको भी स्टक रहने दो। जब दूसरे जगह पर आप स्ट्रांग हो जाओगे तो शायद तीसरा जो पीस अटका हुआ था, जैसे बाउंड्री को लेकर है, तो उसमें भी कोई सोल्यूशन निकल कर आ जाए, राइट? ये महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन प्रेजेंट, चाइना का प्रोवर्ब, विद एफर्ट वी कैन अचीव एनीथिंग। तो हाँ, ये तो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या दुनिया हो, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। व्हाट मैटर्स इज आवर विल, आवर कैपेसिटी टू कमिट टू द कॉज, एंड कॉज विच इंडिया एंड चाइना, स्पेशली इंडिया, शुड कमिट टू is growth of India, and India and China should commit to peace and stability in Asia, right? तभी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, भाई भाई रहें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते रहें कि जो दूसरा भाई है ना, उसने कुछ देशों को धोखा भी दिया है, तो कहीं उसके हाथ में खंजर तो नहीं है, राइट? तो उसका भी जरा ध्यान रखें। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, और आई थिंक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो आप कमेंट्स में शो कर सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड लाइक अल्ट्रा क्लियर, वाह। और आपका जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, प्लीज़ डू शेयर, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट है IR वीडियोज़, पॉलिटी वीडियोज़ बाय शशांक त्यागी, उसमें मेरी आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार बस चेक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द नीड ऑफ रिवाइविंग सिविलाइजेशन लिंक्स एंड स्कोप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहां पर सारा कंटेंट आपको बताया तो है, और ये पीडीएफ में यहां पर अभी अपलोड कर दूंगा, तो डायरेक्टली आप रेफर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बन रहा है, चाहे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन बने, मेंस बेस्ड क्वेश्चन बने, उसका कंटेंट आपको कंठस्थ रहेगा। ठीक है,